हेलो। हाँ, आप कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है बहुत अच्छे से, जी, चलिए। जी, 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 जी। हाँ, तो आप लोगों का सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ पढ़ई तुहर द्वार में। मेरा परिचय स्क्रीन में है, आप सभी का स्वागत है पढ़ाई तुहर द्वार अभियान में, जिसका टाइटल है ऑनलाइन पढ़वो और कोरोना से लड़वो। और मेरा जो परिचय है स्क्रीन में सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। आज हमारा क्लास है परमाणु संरचना टॉपिक है, और चूंकि ये परमाणु संरचना वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम इसको दो भागों में बांट दिए हैं, भाग 1 और भाग 2 के रूप में। तो भाग 1 में हमें क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या सीखना है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लें। सबसे पहले हम परमाणु के विषय में देखेंगे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला आता है परमाणु की अवधारणा, परमाणु की अवधारणा के विषय में अपन ध्यान पढ़ाई करेंगे। परमाणु की कहानी के विषय में देखेंगे। फिर अगला है डाल्टन का सिद्धांत, जॉन डाल्टन ने क्या सिद्धांत दिया, इस पर चर्चा करेंगे। फिर अगला पॉइंट है क्या परमाणु अविभाज्य कण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है अपरमाणु कण। अपरमाणु कण के अंतर्गत 3 पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर अगला पॉइंट बिंदु है हमारा गोल्डस्टीन और केनाल किरण, इस पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। थॉमसन का परमाणुविक मॉडल, जे थॉमसन ने किस प्रकार से परमाणुविक मॉडल दिया, उस पर चर्चा करेंगे। और अगला पॉइंट रहेगा आखिरी पॉइंट अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणुविक मॉडल पर हम विचार चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज हमारी इस क्लास में। परमाणु संरचना पहला बिंदु है हमारा परमाणु। परमाणु क्या है, इस पर थोड़ा सा हम विस्तृत जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। पहला बिंदु देखें, परमाणु जो है एक आधारभूत बुनियादी कण होता है। आधारभूत बुनियादी कण मतलब कि परमाणुविक संरचना का शुरुआत जो है एटम के माध्यम से होता है, परमाणु से होता है। परमाणु जो होते हैं वो एक बुनियादी कण होता है, जो कि आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये कुछ भाग इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको। फिर अगला पॉइंट आता है न्यूट्रॉन और अगला है प्रोटॉन। ये क्या है, इस पर थोड़ा सा आगे अपन देखेंगे विस्तृत रूप से। दूसरा नंबर आता है परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। समझ में आ गया, दो परमाणु जो है आपस में जुड़ते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। अणु का निर्माण करेगा अर्थात दो परमाणु A प्लस बी जुड़ता है और C बनाता है। तो A और B क्या है, दो परमाणु है, और C जो है एक अणु है। एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। फिर अगला बिंदु है सदियों से परमाणु को समझाने के प्रयास शुरू से ही किए जा रहे हैं। अब इस पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो आगे अपन परमाणु की कहानी में देखेंगे। फिर अगला बिंदु है परमाणु की वर्तमान अवधारणा तक हम कैसे पहुंचे हैं, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही है कि परमाणु की जो अवधारणा होती है वो हमारे हम तक कैसे पहुंचा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके लिए हमको क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप क्या करेंगे भाई, क्रियाकलाप में हम देखेंगे सबसे पहला बिंदु पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। घोल के रंग को ध्यान से देखते हैं। आप क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के कणों को लेकर के, है ना, क्रिस्टल को लेकर के उसमें 100 ml पानी के साथ उसको क्या कर देंगे, आप घोल देंगे। फिर अगला बिंदु देखें, इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml पानी में मिला देते हैं। बीकर में आपने पानी लिया 100 ml, उसमें 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डाला और उसको विडोलक से हिला दिया। फिर जो रंग प्राप्त हुआ, वो जो विलयन आपको मिला, उसमें से 10 ml आपको निकालना है। चित्र में आप समझेंगे अच्छे से। ये देखो एक बीकर बना हुआ है जिसमें 100 ml पानी आपने लिया, पानी का रंग नीला होता है। तो देखो पानी का रंग नीला दिख रहा है आपको। फिर आपने चम्मच से क्या डाल दिया, 2 से 3 क्रिस्टल को पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दिया। फिर उसको आपने हिलाया तो इसका रंग जो है परिवर्तित हो गया। घोल का रंग कैसा दिख रहा है आपको, पिंक कलर का दिखाई पड़ रहा है। ये पिंक कलर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन है, जो पानी के साथ क्रिया करके पिंक कलर जो है धारण कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, फिर इसको एक परख नली की सहायता से 10 ml परख नली में 10 ml आपने विलयन को लिया और उसको पुनः 100 ml पानी में फिर से मिला दिया। फिर आप देखेंगे उसमें भी आपको पिंक कलर का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा डल दिखा रहा है, फीके कलर का आपको दिख रहा है। फिर इसी प्रक्रिया को आपको बार बार दोहराना है। अगला बिंदु, फिर इस घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml पानी में आप मिला देंगे, है ना।
ऐसा करके इस प्रकार इस घोल को आप 5 से 8 बार तनुकृत करते जाते हैं। तनुकृत करते जाएंगे तो घोल का जो रंग है वो धीरे धीरे आपको परिवर्तित नजर आएगा। हालांकि आपको रंग दिखाई देगा, इससे तात्पर्य होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल होता है वो पानी के रंग को क्या कर देता है, पूरी तरह से रंगीन बना। क्या घोल अब भी रंगीन दिख रहा है आपको? और देखिए लास्ट वाला बीकर देखिए, इसमें भी आपको हल्का पिंक कलर का विलयन जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपने इससे क्या जाना? तनु घोल के रंग को देखने के लिए परख नली के पीछे सफेद कागज रख कर देखते हैं एवं तुलना करने के लिए एक परख नली में सादा पानी ले लेते हैं। फिर आपको क्या दिखाई देगा? इस क्रियाकलाप में आपने अवलोकन किया कि किस प्रकार पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल पानी की बहुत अधिक मात्रा को रंगने के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। अर्थात जो आपने बीकर में पानी लिया है वो 2 से 3 क्रिस्टल भी लेंगे तो वो पर्याप्त मात्रा रहेगा उसको रंगने के लिए। फिर सोचिए पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में कितने अधिक कण होंगे और कितने सूक्ष्म कण होंगे। वास्तव में ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि उस पदार्थ का इससे छोटा कण हो ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य ये कि अंतिम स्थिति में आप देखते हैं तो उससे छोटा कण आपको प्राप्त नहीं होगा। यही जो है सूक्ष्मतम कण कहलाता है। पदार्थ के यही सूक्ष्मतम कण 2 प्रकार के होते हैं जो आपके सामने दिख रहा है, अणु और परमाणु। जो हमारा टॉपिक का संबंध है परमाणु, उसके बारे में विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको जानना यह है कि पदार्थ के कितने कण होंगे? 2 कण, एक अणु और दूसरा परमाणु। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किस प्रकार 2 परमाणु आपस में जुड़ करके अणु का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्रियाकलाप से आपने यह जान गया कि पानी के विलयन को एक छोटा सा क्रिस्टल भी क्या कर देता है, रंगीन बना देता है। और वो जो सूक्ष्मतम कण होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, अणु और परमाणु। समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट हमारा हेडिंग है सबसे महत्वपूर्ण चीज, परमाणु की कहानी। असल में परमाणु जो है हमारे सामने आया कैसे, हम परमाणु के बारे में कैसे जानकारी एकत्रित किए। तो सबसे पहले आपको एक वैज्ञानिक का नाम सामने आएगा, दार्शनिक हैं महर्षि कणाद। इन्होंने क्या किया, परमाणु को जानने के प्रयास की कहानी जो है बड़ी रोचक होती है, जो ईसा से लेकर 500 वर्ष पूर्व से क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी, शुरू हो गई थी। जो भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद, इन्होंने प्रतिपादित किया था कि यदि हम पदार्थ, जिसको हम द्रव्य बोलते हैं, मेटल्स को विभाजित करते जाएं, अर्थात यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तब आप देखेंगे कि छोटे छोटे कण हमको प्राप्त हुए हैं। समझ में आ गया होगा? ये जो छोटे छोटे कण हैं ये अंत में एक सीमा आ जाएगी जब इस कण को पुनः विभाजित हम नहीं कर सकते। जैसे हमने एक बार जब द्रव्य प्रकृति और व्यवहार का अध्ययन किया था उसमें हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कि जब आप ब्लैक बोर्ड में चाक से लिखते हैं तो चाक से लिखने के बाद छोटे छोटे कण जो है वो जमीन पे गिरते चले जाता है। वो जो छोटे कण हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको पुनः आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे या उसको पुनः आप विभाजित नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो सूक्ष्मतम कण जो होता है वो अविभाज्य रहता है। अर्थात अविभाज्य का मतलब होता है जिसका विभाजन संभव ना हो। क्लियर हुआ? तो कण को हम पुनः विभाजित नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से परमाणु की कहानी की शुरुआत हुई है, जो सर्वप्रथम दार्शनिक महर्षि कणाद, जो कि भारतीय दार्शनिक हैं, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। अगली कहानी आगे बढ़ती है। एक ग्रीक दर्शन शास्त्री लियोसिपस और उनके विद्यार्थी, लियोसिपस स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये साइंटिस्ट हैं, दर्शन शास्त्री हैं। इन्होंने अपने विद्यार्थी, जिसका नाम है डेमोक्रिट्स, स्क्रीन में दिखता होगा, ये डेमोक्रिट्स ने इस बारे में सोचना शुरू किया कि अगर किसी पदार्थ के टुकड़े करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब उसे हम और अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ पाते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने जैसे अभी चाक का उदाहरण करके आपको बताया था कि वो जो छोटे छोटे कण हैं उसको आप पुनः विभाजित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अविभाज्य कण होता है। इसी को डेमोक्रिट्स ने क्या कहा? एटमॉस कहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेमोक्रिट्स ने एटमॉस कहा। इसको बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जाएगा क्लास के अंत में। तो दोनों वैज्ञानिक आपको जानना है। दर्शन शास्त्री, ग्रीक दर्शन शास्त्री लियोसिपस, उन्होंने अपने विद्यार्थी डेमोक्रिट्स के माध्यम से इस पर सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा कारण है कि पदार्थ को पुनः हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर पाते हैं। तो डेमोक्रिट्स ने उसे क्या कहा? जिसको हम विभाजित नहीं कर पाएंगे उसे उन्होंने एटमॉस कहा, अर्थात जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता।
साथ ही यह भी कहा कि पूरी दुनिया जो है इन्हीं से मिलकर बनी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेमोक्रिट्स और लियोसिफस ने स्पष्ट कहा कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, पूरा दुनिया जो है इन्हीं छोटे-छोटे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, जो आज विशाल जो है ब्रह्मांड और इक्लिप्स के रूप में हमारे सामने है। ठीक है ना? तो ये दोनों साइंटिस्ट आपको जानना है, लियोसिफस और डेमोक्रिट्स। नेक्स्ट, हम जानते हैं कि विज्ञान में केवल चिंतन और मनन से काम नहीं चलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट। विज्ञान जो है प्रयोग पर आधारित होता है। कभी भी हम बोल करके विज्ञान को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से नहीं बताएंगे। वही बताया है कि उन्हें जांचने के लिए विभिन्न एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों, विश्लेषणों, तर्कों और आधारों की आवश्यकता होती है। आपने कहा कि पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो आप बोल दिए तो काम नहीं चलेगा। आपको सिद्ध करना है किस प्रकार से वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल क्या है, जब तक सूर्य का प्रकाश क्या है, इनकी उपस्थिति नहीं होगी पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो आपको स्पष्ट करना है। क्योंकि आगे बढ़े, क्योंकि डेमोक्रिटस के पास कोई भी आधार नहीं था। वही पॉइंट है कि भाई उसने कहा लेकिन उसको प्रयोग के माध्यम से बताना पड़ेगा, तो उसने था, इसीलिए उनका इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप प्रयोग के माध्यम से नहीं दर्शाएंगे, तो ये डेमोक्रिटस की जो कमी थी उसको पूरा किया गया। आगे ईसा से लेकर 306 वर्ष पूर्व एथेंस में एक देश का नाम है इपिक्यूरस ने, इपिक्यूरस साइंटिस्ट हैं एथेंस में, इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा, हमारे आसपास जो भी चीजें होती है वो सभी परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इपिक्यूरस ने स्पष्ट कहा कि जो भी चीज हमको दिखाई पड़ रही है आसपास में, वे सभी जो है किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु, एटम से मिलकर बना हुआ है। फिर अगला आता है लियोक्रेशियस। लियोक्रेशियस ने भी क्या कहा, चीजों की प्रकृति नामक कविता में इन्होंने कविता बनाया जिसका टाइटल रखा ये भी दोनों साइंटिस्ट आपको जानना है परमाणु की कहानी के आधार पे कि इपिक्यूरस ने क्या बताया। इन्होंने अपने बताया कि जो आसपास जितनी भी चीजें होती है वो सभी परमाणु से मिलकर बनी होती है। और इसके बाद लियोक्रेशियस ने एक कविता लिखा। इस कविता में इन्होंने परमाणु संबंधी समस्त बातों को उल्लेखित कर दिया, उसमें डाल दिया। ठीक है ना? तो ये हुआ आपका कहानी। इसके बाद आगे बढ़ता है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इस मत को 18वीं शताब्दी में रसायन शास्त्र की नई तकनीक के विकास के कारण बल मिला था। बिल्कुल सही। केमिस्ट्री में नए नए टेक्निक्स आए और उस टेक्निक्स के माध्यम से इन्होंने इसके विकास पर क्या दिया था, बल दिया था। आपने पढ़ा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं द्रव्यमान वाले टॉपिक में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानते होंगे आप लोग। उसमें क्या कहा गया कि द्रव्यमान का कभी भी नाश नहीं होता, ना तो आप उसको उत्पन्न कर पाएंगे, नहीं नष्ट कर पाएंगे। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसे वर्ष 1799 में प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर प्रतिपादित किया, जिसे प्राउस्ट का स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। क्या है ये नियम? इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है। रासायनिक यौगिकों में भार के अनुसार तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में रासायनिक अभिक्रिया में कि जब दो अभिकारक आपस में जुड़ता है तो क्रियाफल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जितने अभिकारक पार्टिसिपेट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, है ना, उतने ही हमको क्रियाफल के रूप में प्राप्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो उसी को देखो रेड कलर में दिख रहा होगा आपको। रासायनिक यौगिकों में, है ना, भार के अनुसार तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर पानी का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार। ठीक है ना? नेक्स्ट बिंदु, इस नियम को कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा। ठीक है, इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विचार किया, एक्सपेरिमेंट किया और विभिन्न यौगिकों के बनने को समझा तथा परखा। ठीक है, इस नियमों की व्याख्या करने के लिए किए गए मिले जुले प्रयासों ने परमाणु को समझने में बड़ी मदद की। समझ में आया? मतलब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों का सहारा लिया और परमाणु को समझने में हमको बहुत ज्यादा सहायता मिली, मदद मिली। तो ये हो गया आपका परमाणु की कहानी के विषय में।
इतना बातों को आपको जानना है, इन वैज्ञानिकों के बारे में जानना है कि वैज्ञानिकों ने किन-किन बातों पर विचार किया और कैसे परमाणुवाद जो है सामने आया। फिर अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आएगा, जॉन डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इस टॉपिक से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये। जॉन डाल्टन ने किस प्रकार से परमाणुवाद की प्रस्तुति की, सिद्धांत जो प्रस्तुत किया, उस पे हम चर्चा करेंगे। कि जॉन डाल्टन कौन है? ब्रिटेन के एक स्कूल अध्यापक हैं ये, और साथ ही साथ वैज्ञानिक भी हैं ये। जॉन डाल्टन, इन्होंने यह बताया कि ये सारे प्रायोगिक नियम सही क्यों हैं, ठीक है? जो भी नियम हम पढ़ के आ रहे हैं, ये नियम क्यों सही हैं, और इस नियमों की व्याख्या करने के लिए ही उन्होंने क्या कर दिया था, एटॉमिक प्रिंसिपल दिया, अर्थात परमाणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये परमाणविक सिद्धांत क्या है, एक-एक बिंदुओं पर हमको विस्तार से चर्चा करना है। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्नलिखित प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला बिंदु है, ध्यान से समझेंगे आप लोग, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आपको याद होगा, हम पिछले थोड़ा सा पहले चले तो वैज्ञानिक ने कहा है कि सारे पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसे जॉन डाल्टन ने भी अपने परमाणुवाद में दिया, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु आता है, परमाणु जो है अविभाज्य तथा सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। इस पर थोड़ा सा मैं पहले ही आपको बता दिया था कि परमाणु को हम न रासायनिक अभिक्रिया में न तो बना पाते हैं, न ही उनको हम नष्ट कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जॉन डाल्टन के परमाणुवाद की। 2 पॉइंट हुआ। फिर अगला आता है, नेक्स्ट पॉइंट, किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म सदैव समान होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई भी जैसे तत्व है तो उसके परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म हमेशा समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम की बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है। तो ये जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो सदैव क्या होंगे, समान होंगे, ये इसने कहा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगला बिंदु, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने अभी सोडियम का उदाहरण दिया, सोडियम को ले लें और मैग्नीशियम को ले लें, तो दोनों के परमाणविक जो गुणधर्म होंगे, रासायनिक जो गुणधर्म होंगे, वो सभी अलग अलग होंगे। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होगा। सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 है तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग हो। तो दोनों का रासायनिक गुणधर्म जो है हमेशा अलग अलग तत्वों के अलग अलग होते हैं और एक समान तत्वों के एक समान गुणधर्म देखे जाते हैं। फिर अगला बिंदु है, अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक क्या है भाई, दो तत्वों के संयोग से या तत्वों के निश्चित अनुपात को मिलाने से जो बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। तत्व प्लस तत्व यौगिक, दो तत्व जुड़ते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये भी इसने परमाणुवाद में कहा। नेक्स्ट बिंदु है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की जो सापेक्ष संख्या होती है और जो प्रकार होती है वो सदैव निश्चित होती है। ये भी महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी यौगिक, जो भी कंपाउंड है, उसमें जो सापेक्ष संख्या होगी और प्रकार जो होता है वो हमेशा निश्चित बना होता है। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये इस तरीके से परमाणविक मॉडल वाद के बारे में था कि किस प्रकार से 6 बिंदुओं के आधार पर जॉन डाल्टन ने परमाणविक वाद की विवेचना की है और इसको आपको ध्यान से समझना है। अगला पॉइंट है हमारा, डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम। अगला पॉइंट, जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया था। ये क्या है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसने जाना। डाल्टन ने क्या किया, इन्होंने 3 ग्राम कार्बन को 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, संयोग कराया, अर्थात दोनों के मध्य में क्या कराया, अभिक्रिया कराया। और अभिक्रिया कराने से उसको क्या मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड नामक यौगिक बना। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और कार्बन मोनोऑक्साइड CO का निर्माण होता है। तो डाल्टन ने सबसे पहले इसी क्रियाकलाप के माध्यम से गुणित अनुपात के नियम को जानने का प्रयास किया है। जॉन डाल्टन ने इसके बाद पुनः दिया कि जो उसने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया था उसमें जो 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। फिर दूसरा विचार उसने देखा कि भाई ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनाता ही है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। ये कैसे हुआ,
क्योंकि 8 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम ऑक्सीजन का दुगुना होता है। अर्थात इस तरह जब भी डाल्टन ने तत्वों के संयोग को विभिन्न अनुपातों में देखा तो पाया कि इनमें एक सरल गुणित अनुपात दिखता है। अर्थात हर बार कैसा दिख रहा है, परमाणु अविभाज्य रूप में आपको प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर हुआ? फिर अगला पॉइंट आता है, इसे उन्होंने बाद में गुणित अनुपात के नियम के रूप में क्या कर दिया था, प्रकाशित कर दिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ये पूर्णांकों के बारे में हम विस्तार से और समझेंगे, अगला बिंदु से आपको समझ में आ जाएगा। उपयुक्त उदाहरण में स्पष्ट होता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो प्रकार के यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान 4 ग्राम और 8 ग्राम जो कार्बन के निश्चित द्रव्यमान 3 ग्राम के साथ संयुक्त होते हैं एक सरल अनुपात में पाए जाते हैं। अर्थात 4:8 या 1:2 के रूप में आपके सामने आता है। ठीक है ना? इससे स्पष्ट हुआ कि जो अनुपात होता है वो संयुक्त रूप से आपको सरल अनुपात में प्राप्त होता है। इसी को गुणित अनुपात के नियम के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, इससे और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके निम्नलिखित ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? N2 O2 के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं। जैसे पहला ऑक्साइड आपके सामने है N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर N2O का निर्माण करते हैं, जिसे हंसी आने वाली गैस भी कहा जाता है। फिर अगला ऑक्साइड है NO, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। तीसरा बिंदु है N2O3, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का भी निर्माण होता है। फिर अगला पॉइंट आता है N2O4, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का निर्माण होता है। और अगला पॉइंट है N2O5, अर्थात नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इतने सारे ऑक्साइडों का निर्माण हो रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से। तो इस उदाहरण से हम गुणित अनुपात के नियम को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है ना? आगे बढ़े। अगला बिंदु है हमारा, क्या परमाणु अविभाज्य कण हैं? इस पर चर्चा करते हैं, क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। क्या परमाणु वाकई में अविभाज्य कण है? तो इस पर थोड़ा विचार करें। एक प्रकार से अविभाज्य परमाणु के विचार के साथ रसायन शास्त्री सारे नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या कर पा रहे थे और अभिक्रियाओं को समझ रहे थे, लेकिन यह मान्यता ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए और भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जो परमाणुवाद को नई दिशा की ओर ले गए। एक तरफ जहां परमाणु को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गैसों की चालकता पर भी विभिन्न प्रयोग किए जा रहे थे। क्लियर हुआ? इसी क्रम में ब्रिटिश जो भौतिक शास्त्री थे जे थॉमसन, इन्होंने एक जर्मन वैज्ञानिक गोल्डस्टीन का योगदान जो है सराहनीय रहा। ये दोनों वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत कार्य किया और इन दोनों का योगदान बहुत ज्यादा सराहनीय था। उस पर हम चर्चा करते हैं आगे। यह देखा गया कि जब कम दाब पर गैस से भरी नली में उच्च विभवांतर पर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कैथोड ऋणावेशित इलेक्ट्रोड से एक चमकीली किरण निकलती है, जिसे गोल्डस्टीन ने क्या कहा, कैथोड किरण कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट स्क्रीन में आपके सामने दिख रहा है। एक क्रियाकलाप है, इसमें क्या किया गया, कैथोड से एक चमकीली किरण, जब गैस को प्रवाहित किया गया तो कैथोड से एक चमकीली किरण निकलती है, जिसे उन्होंने क्या कहा, गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग, इसको आपको विचार करना है, इस पर अध्ययन करना है। नेक्स्ट अगला बिंदु है, बाद में इस प्रयोग को कई बार अलग अलग स्थितियों में किया गया। शुस्टर नाम के साइंटिस्ट ने कैथोड किरण के मार्ग के दोनों ओर एक एक धात्विक प्लेट कैथोड तथा एनोड लगाई और उन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया। क्लियर हुआ? वैज्ञानिक शुस्टर ने क्या किया, कैथोड किरण के मार्ग के दोनों तरफ एक एक धात्विक प्लेट लगा दिया था और उनसे विभवांतर उत्पन्न किया। अगला बिंदु है, बाद में इस प्रयोग को कई बार अलग अलग स्थितियों में किया गया। शुस्टर नाम के साइंटिस्ट ने कैथोड किरण के मार्ग के दोनों तरफ एक एक धात्विक किरण लगाया था और विभवांतर उत्पन्न किया, जिसे हम प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। ये चित्र के माध्यम से आप जाने
कि कैथोड किरण का एनोड किरण की तरफ किस तरीके से मुड़ना होता है। ये नियंत्रक ग्रिड कहलाता है। ये विक्षेपक प्लेट है, 2 प्लेट आपको दिख रहा है, और ये 2 एनोड का लेयर है, इससे ये पर्दा है, इससे हम जो है विभवांतर के माध्यम से अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट आएगा, आगे जाकर थॉमसन ने एक ऋण आवेशित कणों के द्रव्यमान और आवेश दोनों की गणना की और देखा कि कैथोड चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, उससे निकलने वाली कैथोड किरण के कणों की प्रकृति एक जैसी ही रहती है। उन्होंने इस कण को इलेक्ट्रॉन कहा, जिस पर ऋण आवेश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या कहा, कैथोड किरणों के कणों की जो प्रकृति होती है एक जैसी होती है, इसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, जिस पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इसको और विस्तार से आगे पढ़ेंगे हम। क्या है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक अपरमाणु कण होता है। इसी तरह लंबे समय से चली आ रही मान्यता परमाणु अविभाज्य होता है को थॉमसन ने चुनौती दी। ध्यान देना, परमाणु अविभाज्य कण होता है ये तो कह दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के का जब बात आया तब उसे थॉमसन ने क्या कर दिया, चुनौती प्रदान किया कि परमाणु अविभाज्य है, इस पर आगे और भी चर्चा किया जा सकता है। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक शास्त्र में सन 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? ये इसीलिए इसको 1906 में क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक अपरमाणु कण है। इसी तरह लंबे समय से चली आ रही मान्यता को किसने चुनौती दे दी? थॉमसन ने चुनौती दे दी। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट आता है अपरमाणु कण। ठीक है ना, अपरमाणु कण के बारे में ध्यान से समझें। ठीक है ना, परमाणु शब्द का जो मूल अर्थ है वह कण, जिसे छोटे कणों में न तो विभाजित किया जा सके, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चलता है कि परमाणु विभिन्न अपरमाणु कणों से मिलकर बना होता है। ये अपरमाणु कण 3 तरह के हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु के संघटक कण हैं, सभी 3 फर्मियान कहलाते हैं। हालांकि हाइड्रोजन एक के परमाणु में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, एक हाइड्रोजन अपवाद है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन के कण नहीं देखे जा सकते। ठीक है ना, इसको और डिटेल अपन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणात्मक विद्युत आवेश पाए जाते हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है और द्रव्यमान 9.11 × 10⁻21 किलोग्राम के बराबर होता है। इन कणों में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। इलेक्ट्रॉन की खोज 19वीं सदी से प्रारंभ हो गया था, जिसका अधिकतर श्रेय जे थॉमसन को जाता है। अर्थात जे थॉमसन ने किसका खोज किया था? प्रोटॉन की खोज किया था। प्रोटॉन क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था थॉमसन ने। अगला आता है कण प्रोटॉन। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है, जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1836 गुना के बराबर है। एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है और इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं है। इसका द्रव्यमान 1.6929 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है और इसकी खोज किसने किया? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये हुआ आपका अपरमाणु कण के बारे में, जो 3 तरह के हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला बिंदु है हमारा गोल्डस्टीन और कैनाल किरण क्या है। जहां एक और कैथोड किरण की खोज हुई, वहीं 1886 में गोल्डस्टीन ने धनावेशित किरणों की खोज की, जिसे उन्होंने एनोड या कैनाल किरण कहा। गोल्डस्टीन के प्रयोग आधारित अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि ये कैनाल किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है और उनकी प्रकृति ट्यूब में भरी गैस पर निर्भर करती है। उन्होंने यह देखा कि प्राप्त एनोड किरण का आवेश और द्रव्यमान अलग अलग था। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह किरण ट्यूब में भरी गैस के आयनीकरण से उत्पन्न हो रही है। इस तरह कैनाल किरण की खोज से परमाणु की उदासीन प्रकृति की व्याख्या हुई। अर्थात परमाणु में कौन से भाग होते हैं? धनावेशित भाग भी होते हैं और ऋणावेशित भाग भी पाए जाते हैं। अमरदीप, अमरदीप सर, हेलो, हाँ 5 मिनट, जी 3 जी जी मिनट भैया, बाकी रह गया है ना, थोड़ा सा जी देखेंगे जी हाँ भैया, इसलिए समय थोड़ा से सा ही। फास्ट कर रहा हूँ। जी, जी जी जी। आगे नहीं फिर तो अगला इसको है स्किप कर लेंगे। 2 मिनट रोक के हम जी जी 5 मिनट बाद फिर से शेष क्लास ले लेते हैं। 5 मिनट रोक के इसे यहीं पास, यदि बच्चे जुड़ना चाहें तो फिर से।
जी 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 भैया जी। बच्चों से निवेदन कि 5 मिनट बाद हम फिर से इसी लिंक से जुड़ जाएंगे। अगला कितना देर का और बचा होगा अमरदीप सर? भैया 15 मिनट का बचा है भैया। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हम फिर से जुड़ जाते हैं। अ, जी जी 10 अ, थोड़ा जी जल्दी भैया जी। लेकिन नहीं खिंचा पाएगा ऐसा लग रहा है ना? ठीक है। खिंचा खिंचा हाँ भैया, 5-6 मिनट है तो खिंचा जाना चाहिए, लेकिन जी आप जी, आगे बढ़ 10 मिनट के चाहिए देखते हैं। चलिए जी। जी। हाँ, तो थॉमसन का परमाणविक मॉडल स्क्रीन में आपके सामने होगा। ये डायग्राम से हम समझे तरबूज के फल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर यह बताया कि किस प्रकार परमाणु में धन आवेश का बादल सा रहता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और ऋण आवेशित कण इस बादल में यहाँ वहां धसे हुए पाए जाते हैं। जैसे तरबूज के बीज को अगर हम ऋण आवेशित कण मान लें और लाल वाला जो पार्ट है उसको हम धन आवेश मान लें, तो इसे तरबूज के उदाहरण से भली भांति समझा जा सकता है कि किस प्रकार लाल हिस्सा धनावेश का फैलाव है और काले बीज ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हुआ परमाणु मॉडल के बारे में। इस पे थोड़ा और चर्चा करें। परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश इस परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणुवाद 1908 से 1913 के बीच नए